गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द अमेरिकन प्रेसिडेंट। सबसे पहले ये अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट दैट इज दिसंबर 2022 में कौन है अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो आप ये फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आ जाइए एंड फिर उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं हम पढ़ने वाले हैं यूएस के एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इनके पास कितनी पावर्स है, क्या इनके पास सारी रियल पावर्स है, क्या ये पावरफुल है या वीक है, या फिर इनके पास नॉमिनल पावर्स है। तो ये सब चीज़ आज हम देखने वाले हैं अबाउट द अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट का। तो अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका जो पॉलिटिकल ऑफिस है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्पेक्टिकुलर मतलब देखने लायक है और सबसे पावरफुल है। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो पॉलिटिकल ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल और स्पेक्टिकुलर है। ठीक है, सेकेंड चीज़, एक पॉलिटिकल थिंकर है अर्नेस्ट एस ग्रिफ्थ करके, उन्होंने बोला कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है इनकी जो प्रेसिडेंसी है ये सबसे ड्रामेटिक है। जितने भी अमेरिकन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उसमें से सबसे ड्रामेटिक अगर कोई है तो वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंसी। ये सब चीज़ें आप कोशिश करना इस चीज़ को याद रखो, क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल थिंकर की कई भी बात लिखते हो एग्जाम के अंदर तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। आपका इंप्रेशन जो है एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। उसमें एक चीज़ है कि आपको एज इट इज़ वो बात लिखनी पड़ेगी, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो लैंग्वेज में। नाउ थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो जो फ्रेमर्स थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के वो चाहते थे यूएस के प्रेसिडेंट को या अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्या बनाना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर बनाना चाहते थे। बट टाइम के साथ साथ जो यूएस के प्रेसिडेंट है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इतनी सारी पावर्स गैदर कर ली, इतनी सारी पावर्स कलेक्ट कर ली कि वो क्या बन गए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर बन गए। ठीक है, तो वो जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर बनाना चाहते थे, बट टाइम के साथ साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इतनी सारी पावर्स कलेक्ट कर ली थी कि वो क्या बन गए, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर बन गए। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ही हैज वास्ट रियल पावर्स। अब जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनके पास बहुत सारी रियल पावर्स है। अब रियल पावर्स का मतलब क्या होता है वैसे मैं पहले वीडियोस में बता चुकी, बट मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देती हूँ। दो टाइप की पावर्स होती है, वन इज रियल पावर एंड अनदर वन इज नॉमिनल पावर्स। रियल पावर मतलब आपके पास वो पावर्स इन प्रैक्टिस है, मतलब आप उन पावर को यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, वेयर एज नॉमिनल पावर्स का मतलब होता है नेम सेक पावर, केवल नाम के लिए आपको पावर्स दे दी गई है। कि मतलब नॉमिनल पावर्स मतलब आपके पास पेपर्स पे तो बहुत पावर लिखी हुई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत सारी पावर्स दे दी, बट आप प्रैक्टिकल लाइफ में उन पावर्स का मे बी इतना यूज़ नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास रियल पावर्स है एंड वेयर एज इंडियन प्रेसिडेंट जो है उनके पास नॉमिनल पावर्स है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है किसके पास रियल पावर्स है किसके पास नॉमिनल पावर्स है तो आप इतना सा देख सकते हो किसका नेम आप सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर में सुनते हो। ऑब्वियसली इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अगर हम कंपेयर करें प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर में से, तो बिल्कुल इस वजह से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में कौन पावर्स का यूज़ कर रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वेरएस इंडियन प्रेसिडेंट के पास ऑन पेपर बहुत सारी पावर्स है बट उनका प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिस में यूज़ नहीं है। ओके, तो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करें तो उनके पास रियल पावर्स है, मतलब वो उन पावर्स का यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। नाउ एक और पॉलिटिकल थिंकर आते हैं जिनका नाम है मुनरो। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब एक डेमोक्रेसी में अगर हम देखें कि कौन सबसे ज़्यादा जो है अथॉरिटी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ये तो हमने देखा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने देखा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनका पॉलिटिकल ऑफिस एक तो पावरफुल भी है, दूसरी चीज़ बहुत ही स्पेक्टिकुलर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है,
सेकेंड चीज़ हमने बोली कि ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर बनाना चाहते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट को, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उन्होंने इतनी पावर्स कलेक्ट कर ली कि वो क्या बन गए, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड बन गए। और थर्ड चीज़, इनके पास जो है बहुत सारी रियल पावर्स है, दैट मीन्स ये इन प्रैक्टिस उन पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर हमने कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के नेम देखे, एक थे मुनरो एंड एक थे अर्नेस्ट एस ग्रिफ्थ। इन्होंने भी कुछ चीज़ें बोली थी, जैसे कि मुनरो ने बोला कि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं एक डेमोक्रेसी में। मतलब अगर हम डेमोक्रेसी में से देखें तो किसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में अथॉरिटी है, तो वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। अर्नेस्ट एस ग्रिफ्थ के अकॉर्डिंग कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी है इट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है अमेरिकन गवर्नमेंट में उसमें से सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक है अमेरिकन प्रेसिडेंसी। तो ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंसी है बेसिकली इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स है और ये बहुत ही यूनिक है। अब ऐसा क्यों है, तो वो हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या ऐसे फीचर्स है जो इस अमेरिकन प्रेसिडेंसी को यूनिक बनाती है, तो वो चीज़ अब हम रीड करेंगे। सो द प्रेसिडेंसी एंड इट्स यूनिक कैरेक्टर, दैट मीन्स हम देखने वाले हैं कि ऐसे क्या फीचर्स है जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी को इतना यूनिक बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर आता है सिंगल एग्जीक्यूटिव। ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी है यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव है, अनलाइक इंडिया। इंडिया में 2 एग्जीक्यूटिव है, वन इज प्रेसिडेंट एंड वन इज प्राइम मिनिस्टर, बट यहाँ पे एक सिंगल एग्जीक्यूटिव है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूएस में जो है प्राइम मिनिस्टर भी है, केवल वहाँ पे प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एक सिंगल एग्जीक्यूटिव है जो कि हेड ऑफ द स्टेट भी है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। एंड ये एक रियल एग्जीक्यूटिव है, दैट मीन्स उनके पास रियल पावर्स है, वो इन प्रैक्टिस उन पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट। तो बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव है, तो दैट मीन्स वो जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होंगे वो ही लेंगे एंड वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, उनके पास रियल पावर्स है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंसी को यूनिक बनाता है दूसरी प्रेसिडेंसी से। सेकेंड चीज़, यहाँ का अगर हम टर्म देखें, मतलब यहाँ के अमेरिकन प्रेसिडेंट का टेन्योर देखें, तो यहाँ पे 4 इयर्स का टर्म होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो 4 इयर्स के टेन्योर तक के लिए होते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं दे रखा री इलेक्शन का, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रेफरेंस नहीं दे रखा री इलेक्शन का कि क्या वो प्रेसिडेंट वापस री इलेक्ट हो सकते हैं या नहीं। थर्ड फीचर इज एंटी थर्ड टर्म ट्रेडिशन, दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कोई भी लिमिट्स नहीं है कि एक जो प्रेसिडेंट है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्ट हो सकते हैं, उस पर कोई भी जो है लिमिट्स नहीं है कि वो 1 बार री इलेक्ट हो सकते हैं, 2 बार री इलेक्ट हो सकते हैं, ऐसी कोई भी लिमिट्स नहीं है कि वो कितनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, अगर आप इंक्लूड करो तो वेल एंड गुड, और नहीं भी करो तो एक आध एग्जाम्पल आप याद रख लोगे तो दैट्स इनफ। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वॉशिंगटन में ये सेम चीज़ हो रखी है जहाँ पे एक प्रेसिडेंट ने जो है अपना थर्ड टर्म रिफ्यूज कर दिया था। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स, एंड इफ यू कांट रिमेंबर ऑल दीज 3 यू कैन राइट ओनली 1 एग्जाम्पल, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो द नेक्स्ट फीचर जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंसी को यूनिक बनाता है दैट इज द 22nd अमेंडमेंट। अब इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया है, तो 1947 में कांग्रेस ने एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है बनाया, जिसमें क्या बोला गया कि कोई भी पर्सन जो है वो 2 से ज़्यादा बार री इलेक्ट नहीं हो सकता, इलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये 22nd अमेंडमेंट में बोला गया। सो नाउ अगर हम देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस, तो उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, वो रेजिडेंट होने चाहिए यूएसए के फॉर एटलीस्ट 14 ईयर्स, मतलब वो रेजिडेंट होने चाहिए यूएसए के फॉर एटलीस्ट 14 ईयर्स। थर्ड इज नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है टू बिकम अ अमेरिकन प्रेसिडेंट।
तो सेम क्वालिफिकेशंस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, मे बी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, मे बी उनकी डेथ हो गई, या किसी भी चीज़ की वजह से अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है, तो ऐसे में कौन टेक ओवर करता है? वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर करते हैं। तो उस टाइम पे उन वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेम क्वालिफिकेशंस होती है टू बिकम अ अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ ही गया कि प्रेसिडेंट सक्सेशन, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, तो उनको कौन सक्सीड करने वाला है? तो अगर ऑफिस वेकेंट हो जाता है तो ऐसे में मे बी डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, या फिर इम्पीचमेंट की वजह से अगर ऑफिस वेकेंट हो जाता है तो उनको कौन सक्सीड करेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उस वैकेंसी को फिल करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ओनली अभी तक एक ही प्रेसिडेंट है जिन्होंने रिज़ाइन किया था, दैट इज निक्सन, जिन्होंने अगस्त 1974 में रिज़ाइन किया था। आज तक किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं करा गया है। और बहुत सारे ऐसे भी प्रेसिडेंट्स हैं जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है किसने वैकेंसी फिल करी है? वाइस प्रेसिडेंट ने जो है वैकेंसी फिल करी है। एंड सपोज कोई वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस डिक्लेयर कर सकती है कि कौन टेक ओवर करेगा प्रेसिडेंट के ऑफिस को। ठीक है, 1792 में एक लेजिस्लेशन आया था जिसने ये बोला कि बेसिकली अगर वाइस प्रेसिडेंट के बाद, अगर वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है या उसके बाद कौन ऑफिस को फिल करेगा, तो बेसिकली वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट, एंड उसके बाद जो है स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये एक लाइन बनी कि अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस वेकेंट हो जाता है देन वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट, अगर वो भी नहीं है तो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये सब चीज़ें जो है ऐसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से चेंजेस आए। फिर से 1886 में क्या बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो सक्सेशन है वो जाएगा पहले हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के पास, जिसमें वो किससे स्टार्ट होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से स्टार्ट होगा। ये चीज़ कब बोली गई? 1886 में बोली गई। फिर 1947 में प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के थ्रू एक और बात बोली गई जिसमें ये बोला गया कि सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाता है देन वाइस प्रेसिडेंट फिल करेंगे, एंड वाइस प्रेसिडेंट के बाद बेसिकली कौन करेंगे? स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट, उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ऐसे एक लाइन चलती गई। तो ये चीज़ 2-3 बार जो है चेंज हुई, पहले ये बोला फिर वो बोला, तो ये सब चीज़ें हुई। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आपको इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा याद रखना कि बेसिकली अगर सीट वेकेंट हो जाती है देन कौन फिल करने वाले हैं? वाइस प्रेसिडेंट फिल करने वाले हैं। वो चीज़ आपको याद रखनी है। और आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट में कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स की डेथ हो गई जब उनका टेन्योर चल रहा था बीच में, तो ऐसे में बहुत बार वाइस प्रेसिडेंट को वैकेंसी फिल करनी पड़ी। एंड एक्चुअली अगर हम देखें तो कभी भी जो सक्सेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट के बियॉन्ड गया ही नहीं, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी अवेलेबल नहीं है तो किसी और को सक्सीड करना पड़ा हो। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन क्रिएट हुई नहीं। तो कभी अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता तो वाइस प्रेसिडेंट उस वैकेंसी को फिल कर देते, उसके पीछे हमको ज़रूरत पड़ी ही नहीं अमेरिका में। एंड एक और अमेंडमेंट आया दैट इज़ 25th अमेंडमेंट जो कि आया 1967 में। उसमें प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई कि सपोज कभी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो वेकेंट होता है बाय नॉमिनेशन, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। एंड ये पावर किसने दी? 25th अमेंडमेंट जो कि आया था 1967 में। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर आपको किसी चीज़ को और ढंग से और डिटेल में समझना है तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन समझो कि बेसिकली जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन समझो, उसके फीचर्स क्या है वो समझो। एक बार अगर आपका पहले का भी पढ़ा हुआ है, मे बी आपकी सिलेबस में भी नहीं है, तो एक बार केवल उसको रीड कर लो, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर्स को रीड कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी लेजिस्लेचर को थोड़ा सा देख लो। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके एग्जीक्यूटिव को देखो तो आपको प्रॉपर यूएस समझ में आएगा कि अच्छा आप एक पूरे कंट्री को पढ़ रहे हो, वो चीज़ आपको लगेगी।
आप नहीं तो अगर ऐसे करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग पढ़ रहे हो, उसके फीचर्स अलग पढ़ रहे हो, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अलग पढ़ रहे हो, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से समझ में आ जाते हैं, तो कोशिश करो उस पूरे कंट्री को साथ में पढ़ो, उसका लेजिस्लेचर, उसका एग्जीक्यूटिव, उसका जुडिशरी, ये सब कोशिश करो एक साथ में पढ़ो। दूसरी चीज़ एक और कि आपको एकदम डिटेल में नहीं पढ़नी है पहले वाली चीज़ें, उनको एक बार रीड कर लो, दैट्स इट, आपको और सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो अगर इस वीडियो ने आपके कुछ भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हो या आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक में कुछ नहीं जाएगा। एंड प्लीज़ मुझे फीडबैक्स देते रहा कीजिए, क्योंकि आप फीडबैक्स देते हो तो मेरे को समझ में आता है अच्छा ये चीज़ आपको ज़्यादा समझनी है या ये चीज़ आपको कम चाहिए, या अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अगर फीडबैक्स देते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा नहीं और वीडियोज़ क्रिएट करनी चाहिए। एंड अगर आपको कुछ चीज़ नहीं भी अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूँ। एंड जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस and don't forget to press the bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.